बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम क़ुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी इंसाफ की, कानून की। बात होगी इस मुल्क के उस कानून की जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि ये कानून अमीरों के लिए कुछ और है, मुतवस्सित तबके और गरीबों के लिए कुछ और है। जहाँ रियासत मदीना की बात की जाती है या इंसाफ के उसूल की बात की जाती है तो रियासत मदीना में आज भी कानून हमें तकसीम होता हुआ नज़र आता है। कहीं नवाज शरीफ इलाज मुआवजे के लिए बाहर चले जाते हैं जिन्हें रिलीफ देती हैं अदालतें। जहाँ जरदारी साहब मुख्तलिफ केसेस से जमानतों पर बाहर आ जाते हैं, जहाँ रिलीफ देती हैं अदालतें। जहाँ एक मजलूम और एक गरीब आदमी आज भी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा होता है क्योंकि उसके पास वो तमाम तर सहूलतें मैसर नहीं जो होनी चाहिए इस रियासत मदीना के कानून में। आज जब कानून की बात की जाती है तो आज भी हमें हाथों में कागजात उठाए, फाइलों का बोझ उठाए अदालतों के बाहर नजर आता है तो सिर्फ एक गरीब और मुतवस्सित इंसान, एक मुतवस्सित आदमी, एक पाकिस्तानी जो हर जगह अपने इंसाफ के लिए जाता रहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम नेहाद इंसाफ के नाम पर सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। बात की जाए अंदरून सिंध की, बात की जाए बलूचिस्तान के अंदरूनी मसाइल की या पाकिस्तान के दीगर शहरों और सूबों की, तो हर जगह कानून अगर सिर्फ नज़र आता है तो वो अमीरों के लिए, क्योंकि गरीब के लिए शायद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे हमारे मौजूद जज हों या अदालतों में बैठे वो तमाम हुक्मरान जो लोग मौजूद हैं, उनका अगर कलम चलता है तो सिर्फ अमीरों के अहकामात जारी करने के लिए। गरीब को इंसाफ मिलते मिलते शायद वो कब्र तक पहुंच जाता है। ठीक ऐसा ही हमें नज़र आया गुज़िश्ता दिनों में होने वाली तमाम कार्रवाइयों में कि जहां एक तरफ हमें वो लोग नज़र आए जो अपने इंसाफ के लिए इस्लामाबाद तक पहुँच गए, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए कि हमें इंसाफ मिल सके, लेकिन यहाँ भी जागीरदार पीछा करते रहे और करते आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि इससे पहले हमने देखा है कि उम्र बाप जिसने एक बड़ा तवील जद्दोजहद की, अपने पे होने वाले जुल्म सितम की और वो जुल्म सितम लेके बिल आखिर इस्लामाबाद पहुँची, उसे भी इंसाफ मिला। लेकिन इस ताख़ीर के बाद जब लोग कत्ल पे कत्ल होते रहे और मकतूल इंसाफ के लिए परेशान नज़र आते रहे, क्या वजह रही इसकी भी साथ इस तरह आज के प्रोग्राम में बहुत से ऐसे मामला हैं जिस पर हम नज़र उठाएंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो ठीक ऐसा ही जागीरदारी निज़ाम की जब बात करते हैं तो जिरगा सिस्टम जो पाकिस्तान में आज भी राइज है और गैर कानूनी तौर पर इसको मुसल्लत किया जा रहा है हमारी माओ बेटियों को जो इस वक्त इस जिरगा सिस्टम में फंसी हुई हैं। आज प्रोग्राम में बात होगी जैकबाबाद के एक ऐसे केस के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने उठाया तो ज़रूर, उस पर खुद नोटिस लिया तो ज़रूर, लेकिन जाते जाते मौसूफ उस तमाम केसेस को फिर फाइल में बंद कर चले गए। क्या वजह है कि आज अगर हम बात करते हैं नायाब उमरानी की, तो नायाब उमरानी कौन है? नायाब उमरानी एक ऐसा नाम है जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में एक बार फिर अपना हिस्सा डालने की कोशिश की, जो इंसाफ की मुंतज़िर दर दर की ठोकरें खा के बिलाखिर आज एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है कि जहां उसे इंसाफ की उम्मीद रियासत मदीना में नज़र तो आती है, लेकिन जो रियासत मदीना के करते धरते हैं शायद उनके पास इतना वक्त नहीं है। प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नायाब उमरानी जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से है और जैकबाबाद की वो बहादुर बेटी, वो बहादुर बहन और बहादुर लड़की है जिसने एक तवील जद्दोजहद के बाद अपने साथ होने वाली जुल्म और बर्बरियत की दास्तां पूरी दुनिया को सुनाई, हुकाम बाला के सामने रखी और आला अदलिया के सामने भी रखी। लेकिन आज तक क्या होता रहा, इन सब पर आज बात होगी नायाब उमरानी से। नायाब बहुत शुक्रिया आपका। नायाब पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है आपके वालिद हैं जिनका जिक्र अगर किया जाए तो कम नहीं होगा, सिकंदर उमरानी साहब जो जद्दी पुश्ती जायदाद रखते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है शरीयत के मुताबिक 4 शादियाँ करना किसी भी मर्द का एक बुनियादी हक है और ये सुन्नत रसूल है जिस पर अमल करते हुए लोग ये करते भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसको उस अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता इस्लामी रियासतों के दीगर ममालिक की जानिब जिस तरह और जगहों पर देखा जाता है, लेकिन जब औलादें पैदा होती हैं तो वो दुश्मन हो जाती हैं। ये बड़ा अजीब और मायूस सा लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके अपने भाई आपके कातिल हो गए और वो कत्ल ना सिर्फ आपके वालदा से शुरू हुआ और आखिर तक चलता आ रहा है, क्या रहा आपके साथ? मेरे बाबा का ताल्लुक बलोच कबीले से था और जो मेरी वालदा थी वो पंजाब से बिलोंग करती थी। बाबा ने जब मेरी वालदा से शादी की थी तो बाबा की पहले से ही अपनी फैमिली में से शादियाँ हुई थी। तो जब मेरी अम्मी से शादी हुई तो ये बात जो मेरे स्टेप ब्रदर्स थे और स्टेप मदर्स थी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उस वक्त से अम्मी के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू होती रही। बाबा को फालिज का अटैक हो गया और बाबा बीमार रहने लगा। तो इस बात को मेरे भाइयों ने स्टेप ब्रदर्स ने फ़ायदा उठाया और मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिक़दार में पॉइज़न देकर कत्ल कर दिया गया। जब अम्मी का कत्ल किया उस वक्त
हम 3 बहनें थी और 2 भाई थे। अम्मी का जिस वक्त कत्ल हुआ, जो हम बहन भाई से जो बड़ा भाई था मुन्नवर, उसकी 12 साल एज थी। फिर मुन्नवर के नाम पे मेरे बाबा ने घर किया था, होटल की थी। तो पहले जो टारगेट किया गया तो वो मेरे अम्मी के बाद मुन्नवर भाई को किया गया। मुन्नवर भाई को मेंटली फिज़िकली टॉर्चर करके परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया। और जैसे कि अम्मी का जो कत्ल हुआ था तो कुछ टाइम के बाद हमारा बाबा भी फौत हो गया, क्योंकि बाबा को फालिज का अटैक हुआ था। और इस तरह हम बिल्कुल यतीम हो गए। बाबा भी फौत हो गया और अम्मी का भी कत्ल हुआ। हमारा ननियाल में कोई नहीं था, मेरी वालदा यतीम थी, भाई बहन भी नहीं थे। तो हम उन जालिमों के हाथ आ गए। तो हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया, हर तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया। तो हम उनके मतलब जी, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ और जो आप बात कर रही हैं ज़ाहिर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामी नज़रियात की हम बात करते हैं, हम शरई कवानीन की बात करते हैं, तो वो अपनी जगह मौजूद हैं। 4 शादियाँ करना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं है। 4 शादियाँ हमारा इस्लाम, हमारा दीन इजाज़त देता है। लेकिन जिस तरह का रद्द अमल आता है ये और बात है। बहरहाल मैं थोड़ा सा भी जानना चाहूँगा, जो दुख भरी कहानी आपने सुनाई है और आपसे प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस होता रहा है, जो कुछ आपके साथ हुआ, जो आपकी बहन के साथ हुआ, आपके भाई के साथ हुआ, आपकी वालदा के साथ हुआ, और कत्ल की यह दास्तां रकम हुई है, चलती जा रही है, और अब भी लोग आपके दुश्मन हैं और जो इंसाफ के लिए आप यहाँ तक पहुँची हैं। आखिर कानून क्या कर रहा था? क्या जैकबाबाद का कानून जो है वो सिर्फ एक महदूद तबके के लिए महदूद है, या आपको कहीं ज़रा बराबर इंसाफ मिला भी है? 2018 में जब मेरी बहन मेरे भाई की केस परसू कर रही थी तो काफ़ी हमें थ्रेट्स दे रहे थे हमारे स्टेप ब्रदर्स। सनम बाजी ने फिर भी केस से हाथ नहीं उठाए, केस परसू करती रही। जब हमें काफ़ी थ्रेट्स मिले तो सनम बाजी ने, जिस बहन का मेरी का मर्डर हुआ, तो उसने प्रोटेक्शन फाइल की थी कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हमें काफ़ी थ्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। क्यों प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली आपको? क्योंकि उस वक्त जैकबाबाद का जो MNA था वो एजाज जखरानी था, और जो मेरे सौतेले भाई है वो भी पीपल्स पार्टी से है। तो हमें जो है ना प्रोटेक्शन नहीं दी गई। सनम बाजी कोर्ट से वापस आ रही थी तो दरवाजे पे ही उसका कत्ल किया गया। नहीं, आप ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से, वो सरपरस्ती करती रही है एजाज जखरानी साहब आपके सौतेले भाइयों? जी जी बिल्कुल। तो ये किस तरह का कानून है कि जब प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और मैं इस वक्त मुखातिब हूँ रियासत मदीना के करते धरते जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी, कि जब प्रोटेक्शन की बात की जाती है तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है कि जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब हमारी माँओं, बेटियों और बहनों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो फिर कानून के अजीब व गरीब दलाइल सामने आ जाते हैं। नहीं, अब ये फरमाइएगा, जैसे आपने कहा प्रोटेक्शन नहीं मिली और सनम उमरानी को जो है वो कत्ल किया गया, जो कि एडवोकेट भी हैं, इस केस की पैरवी करते हुए उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और मामला वही है जायदाद का, कि सिर्फ जायदाद के लिए हमेशा से हवा की बेटियों को या माओ बहनों को कत्ल किया जाता है। तो फिर जो कातिल थे उनको इंसाफ मतलब आपने अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए, सनम को इंसाफ दिलवाने के लिए कानून ने कहाँ तक आपकी मदद की? जब सनम बाजी का कत्ल हुआ तो मेरे आंखों के सामने हुआ था, मैंने अपने स्टेटमेंट दिए। उसके बाद मैंने देखा कि अभी मेरी जान को खतरा है, तो मैं जैकबाबाद से इस्लामाबाद आ गई थी 2018 में। 2018 में जब मैं इस्लामाबाद आ गई तो मैंने एक्स CJP साकिब निसार साहब को एप्लीकेशन दी थी। मेरी एप्लीकेशन पर उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था। इस तरह जिन्होंने मेरी भाभी का, भाई का और मेरी बहन का मर्डर किया, वो सारे अरेस्ट हो गए। और जो मेन अक्यूज्ड था सनम बाजी के केस में, वो सो मोटो के दौरान 7 मंथ के बाद गिरफ्तार हुआ था दिसंबर में। तो जनवरी में साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने जो है ना केस मेरा डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी मैं चला गया तो फाइल भी बंद। उसके बाद आपकी उस फाइल के ऊपर कोई एक्टिविटी हुई हो? इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस इस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद हैं, उन तक आपकी कोई पहुंच हुई हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी कोई पहुंच हुई हो जहां इस केस को परसू किया गया हो? जी, जब मेरा केस डिस्पोज ऑफ हो गया तो फिर मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल की थी कि इस केस में आई विटनेस मैं हूँ, तो मुझे अपने बयान रिकॉर्ड करवाने, मेरा केस इस्लामाबाद या पंजाब के साइड रावलपिंडी या लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए ताकि मैं अपने केस की पैरवी कर सकूँ। मेरी जो रिव्यू थी वो भी डिसमिस हो गई। फिर मैंने एडवोकेट जिब्रान नासिर, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कराची आए, हम कराची हाई कोर्ट में पटिशन दायर करते। तो मैंने कराची हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि मेरा केस कराची ट्रांसफ़र किया जाए ताकि मैं अपने स्टेटमेंट दे सकूं। कराची से केस हैदराबाद एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ। तो नेक्स्ट हियरिंग पर मैं जा रही थी अपने स्टेटमेंट देने, तो जो अपोनेंट्स है, जो मेरे स्टेप ब्रदर्स हैं, उन्होंने केस से 780 की सेक्शन हटा दी और केस वापस
जैकमाबाद ट्रांसफ़र हो गया। अभी जैकमाबाद तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को जैकमाबाद में मार दिया गया है। तो आप वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों नहीं बयान दे देती अपने? जी मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड किए जाए। तो फिर क्या कहा जाता है आपको? मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैंने पटिशन दायर की है कि मेरे जो स्टेटमेंट है वो वीडियो लिंक पे बयान दिए जाए। तो नेक्स्ट हियरिंग पर जो डिसाइड हुआ। चलें, ये तो आपके केस अदालत में है, वो तो अदालत ने फैसला करना है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद क्योंकि मौजूद अदालत इस केस को देख भी रही है, क्योंकि वीडियो लिंक के बयानात कोई पहली बार तारीख का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जब पहली बार कोई शख्स वीडियो लिंक के ज़रिए बयानात देगा। इससे पहले हमने देखा है कि बाहर से भी बहुत से लोगों ने, जो इस वक्त बीमार हैं भी और नहीं भी हैं, जो मुल्क से बाहर गए हैं, पाकिस्तान में भी हैं और किसी न किसी वजूहात की बिना पर उनको वीडियो लिंक के ज़रिए बयानात दिए गए हैं। अब देखना यह है कि रियासत मदीना में एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक हवा की बेटी, क्या उसे कोई नई रकम तारीख करने का मौका मिलेगा? क्या अदालतें एक बार फिर कोई ऐसा कदम उठाएंगी कि एक ऐसी लड़की जिसका पूरा घर कत्ल हो गया, एक जिरगा सिस्टम की वजह से कत्ल हो गया, जायदाद के इस मुतनाज़ा मामलात की वजह से कत्ल हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, और प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसका ताल्लुक किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, और ना ही रियासत मदीना के इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनकी जमात से नहीं है। देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है और किस तरह मामला तय पाए जाते हैं। उमर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बड़े इंसानी हकूक़ की बातें की जाती हैं, बड़ी तंजीमों की आवाज़ें उठाई जाती हैं, और इमरान खान खुद बार बार बड़ा तकरीरों में चीख कर रो के बता रहे होते हैं, जब शीरी मज़ारी का वो थोड़ा सा वो एक मम्मी टाइप का डेमो पेश करते हैं कि नवाज़ शरीफ की जब बात हुई थी उनमें इंसानी हमदर्दी पैदा हो गई थी। क्या ये इंसानी हमदर्दी आपके लिए पैदा हुई है? कभी आपने रब्ता किया है शीरी मज़ारी से, जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी हैं? जी सर, 2 सालों से मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के मैं चक्कर लगाती हूँ, मैं जाती रहती हूँ उनकी ऑफ़िस में, लेकिन मुझे उनकी ऑफ़िस से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस दिन जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था तो मैं उनकी ऑफ़िस गई थी। जब मैं उनकी ऑफ़िस गई, जो उनका पीए से इब्रार, तो उसने मुझे कहा कि आप 2 सालों से चक्कर लगा रही है और मेरी आपके साथ एक ही बात होती है कि ये एक शोपीस मिनिस्ट्री है, यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं होगा, तो आप बाहर निकले। लेकिन मैंने फिर भी उनसे शोपीस मिनिस्ट्री? जी बिल्कुल, ये एक शोपीस मिनिस्ट्री है, और आप जैसे कि यहाँ पर देख रही है जो ये सारी एक शोपीस मिनिस्ट्री है, तो आप यहाँ से बाहर निकले। तो मैंने फिर भी उनसे इसरार किया और मैंने कहा सर प्लीज़, मेरी मैम शीरी मज़ारी से सिर्फ ओनली एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, तो मेरे बयान जो है वीडियो लिंक पे लिए जाए। मैम शीरी मज़ारी कैबिनेट में और असेंबली में ये बात उठाए कि एक लड़की के पूरी फैमिली को मार दिया गया है और वही आई विटनेस है। तो जैसे मैं उनसे इसरार करती रही, फिर उसने मुझे कहा कि आपके भाई बहन कोई मिनिस्टर थे कि हम उनके केस का नोटिस उठाए। क्या मतलब है मिनिस्टर थे? क्या एक आम आदमी के लिए वजीर मुंतखब होके आपके वोट से क्या ऐवान तक नहीं पहुँचते? जी, तो ऐसा कहकर उसने मुझे बाहर निकाला। जब मुझे बाहर निकाला तो वहाँ पर 2 गनमैन खड़े थे, तो मुझे कहा कि अगर आप दोबारा आई तो फिर हम तुम्हें इनके हवाले कर देंगे। जैसे उसने कहा तो गनमैन ने अपनी गन में हाथ रखा। तो सर ये हमें मैम शीरी मज़ारी की ऑफ़िस से, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है इंसानी हकूक़ की, उनकी ऑफ़िस से हमें बेइज्जत करके थ्रेट्स देकर निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है उमर, मैं मज़ीद इस पर भी नायाब आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे ये फरमाइएगा, ये तो थी आपने चिट्ठा कट्टा खोल के रख दिया और पर्दाफाश किया इंसानी हकूक़ की वज़ीर जनाब शीरी मज़ारी साहिबा का। शीरी मज़ारी साहिबा जिनको अपने रंगो रोगन जो अपने बालों पर लगा कर रखती हैं, इसके लिए तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक मुतवस्सित तबके की हवा की बेटी के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो शर्म का मकाम है रियासत मदीना कि इस वजीर के ऊपर जो खुद एक खातून है, जो सिर्फ वहां तक तो महदूद है कि जब पार्लियामान में नारे लगाने होते हैं, जब शेम शेम के नारे लगाने होते हैं, तो सबसे ज्यादा आवाज अगर आती है तो वफाकी वजीर जनाब शीरी मज़ारी साहिबा की। तो मुझे कहने में जरा बराबर अफसोस नहीं और ना किसी किस्म का खौफ है, क्योंकि मैं जब भी कहता हूँ सच बोलता हूँ और आंखों में आंखें मिलाकर कहता हूँ। तो शीरी मज़ारी साहिबा, यह आपके लिए भी एक इम्तिहान है कि खुदारा हवा की इस बेटी के इंसाफ के लिए बाहर निकलें। आप इंसानी हकूक़ की वजीर हैं। अगर ये मिनिस्ट्री हकीकी तौर पर सिर्फ शो पीस का हिस्सा है तो इमरान खान से दरख्वास्त है इसको फिल फौर बंद कर दें, क्योंकि जो बातें इस वक्त हवा की ये बेटी या फिर एक मजलूम बेटी जो हमें ये दास्तान यहाँ सुना रही है, तो अल्फाजों तो यही बयान हो रहा है कि जैसे सब अच्छा है अपनी हद तक। नायाब, ये फरमाइएगा, आपने शीरी मज़ारी की भी बात की है,
आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हाल अहवाल सारा बताया, आपने अदालतों केस के हवाले से भी बताया। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि आइंदा जो अभी एक्टिविटीज़ है जिसमें जिरगा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, तो आपसे भी कोई रब्ता किया गया है जिरगे में आने के लिए? क्या कहा जा रहा है, क्या दबाव डाला जा रहा है आप पर? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मर्डर केसेस का नोटिस लिया था तो साथ में प्रॉपर्टी का भी नोटिस लिया था, क्योंकि ये सारे जो मर्डर हुए वो प्रॉपर्टी की वजह से हुए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर नसीराबाद को, डीसी जैकमाबाद को बुलाया था और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी जी ये नायाब और नायाब के भाई बहन का हिस्सा है। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि लोकल कमिश्नर के थ्रू वो प्रॉपर्टी सेल करके मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। फिर क्या हुआ, हमारे इलाके के सरदार, वहाँ के जागीरदार और मेरे जो स्टेट ब्रदर्स हैं उन्होंने बैठकर आपस में एक जिरगा किया। ये जिरगा किया है कि जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारा घर है, प्रॉपर्टी है, नायाब अपनी बहन के कत्ल के केस में राज़ीनामा करेगी या बयान चेंज करेगी, फिर ही इसको दिया जाएगा। और जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीनें हैं, हमारा घर है, वो सारा सेल कर दिया गया है। अच्छा, प्रोटेक्शन की भी आपने बात की, जिरगा सिस्टम की आपने बात की है, तो यानी अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे, जिरगे में फ़ैसले हो रहे हैं। जिरगा भी वो जो गैर कानूनी है, इसकी कानूनी हैसियत तो कोई भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि कातिल जो है एक इस वक्त जेल में हैं, 2 इस वक्त जो है बाहर हैं, जिनसे आपको रोज़ाना धमकियाँ मिलती हैं, थ्रेट्स आते हैं, और आपके पास आपके वो भांजे और भांजियाँ भी हैं जो सनम के बच्चे हैं जिन्हें कत्ल किया गया। तो अब इस मामले पे ओवरऑल सिचुएशन में आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दरख्वास्त लिखी हो, अब तो नए वज़ीर भी आ गए हैं प्रोटेक्शन के हवाले से, इस्लामाबाद की पुलिस बड़ी एक्टिव है और इस्लामाबाद के कमिश्नर बड़े एक्टिव हैं, तो किसी जगह पर आपने किसी से रब्ता किया प्रोटेक्शन के लिए और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हो? इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस में गई थी, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी। जब मेन एक्यूज़ जब गिरफ्तार हुआ था तो उनसे गन रिकवर नहीं की गई थी। ठीक है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि IG सिंध को ऑर्डर दिया जाए, SP जैकमाबाद वो हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन करे, और दूसरा ये कि जो गन रिकवर नहीं हुई वो गन रिकवर की जाए। तो उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई? नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई। चलें, अब बहरहाल मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि जिस तरह के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, कानून की पासदारी की बातें की जाती हैं लेकिन कानून की पासदारी नज़र नहीं आती। कानून नज़र आता ज़रूर है लेकिन सिर्फ उसके लिए या तो जिसकी जेब में पैसा है या फिर जिसके पास ताकत ज़्यादा है। मुझ पर चाहे तौहीन अदालत का मैं मुरतकब हो जाऊं या मुझे नोटिस जारी कर दिए जाएं, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत को बयान करता रहूँगा कि जब तक जान में जान है सच बोलते रहेंगे, लोगों को इंसाफ दिलवाते रहेंगे। A1 TV की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसे स्कैंडल्स और ऐसी स्टोरीज सामने लाई जाएं कि जिससे हुकाम बाला को इस बात को वाज़ेह तौर पर समझाया जाए कि अब बस बहुत हो गया, लोगों को इंसाफ दिया जाए और जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं उस रियासत मदीना में मुकम्मल तौर पर इंसाफ की फराहमी जो है वो आसान की जाए। हमने यहाँ बात की नायाब उमरानी से, और नायाब उमरानी ने जिस तरह तफसीलात से मुकम्मल तौर पर आगाह किया। आपने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी आपने बात की कि जहाँ जो मामला आपके साथ पेश आए आपने वो भी बयान किए। आपने जो इंसानी हकूक़ की वजारत है वहाँ का भी आपने तमाम तर मामला इस वक्त कौम के सामने रखा है, शीरी मज़ारी की तमाम तफसीलात आपके सामने रखी हैं। साथ आपने जिस तरह एक जाखरानी जो पूरे सिंध में इस वक्त काबिज़ हैं और जिस तरह आपने वहाँ पे मौजूद जो MNA एजाज जाखरानी उनके मामलात भी आपने वाज़ेह तौर पर बताए हैं, और पीपल्स पार्टी जिस तरह वहाँ पे अपनी इंटरवेंशंस कर रही है इन तमाम कबायली सिस्टम पर भी, तो अब ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को रोका जाए। नायाब उमरानी अपनी अहलो अयाल जो इस वक्त सिर्फ थोड़े बहुत रह गए हुए हैं, इनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ इदारों को दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन अब तक उनको ना प्रोटेक्शन मिली है और ना ही किसी किस्म की कोई जो है वो मराद दी जा रही हैं। नायाब उमरानी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं और इन्होंने वाज़ेह तौर पर बात भी किया, अगर इन्हें या इनकी मौजूदा इस वक्त ख़ानदान जो भी मौजूद है किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो इसकी पूरी जो मुकम्मल जिम्मेदारी है वो इस वक्त इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो IG इस्लामाबाद और फिर वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद पर होगी। वफाकी वज़ीर जनाब जो श्री मज़ार साहिबा हैं, इनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है तो अगर आपसे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जाती तो मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि रियासत मदीना में इमरान खान बार बार कहते हैं कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या कदम उठाते हैं और नायाब उमरानी को क्या इंसाफ मिल पाएगा या फिर इन्हें भी अपनी बहन सनम उमरानी की तरह किसी ऐसी जगह पर कोई वारदात करके निशाना ना बना दिया जाए कि स्टेट सिर्फ ये कहती रहे कि एक बार फिर किसी हवा की बेटी का कत्ल हुआ और चंद क्षमाएँ और मोमबत्तियाँ जलाकर सिर्फ सड़क के ऊपर एक एहतजाज किया जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।